Hello guys, we had already completed chapter 1 to 5 of class 6. तो all the chapters are available in our playlist. You can check them also. इससे पहले हमने क्लास 6 के 1 से लेके 5 चैप्टर तक सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। वो सारे चैप्टर्स बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन्ड है। आप चाहे तो उन सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ ही साथ में सारे जो चैप्टर्स के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और जिससे कि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 6 के चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक है। ठीक है, हमारी जो लेक्चर वीडियो रहेगी वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी, जिससे बहुत इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे इसे इजीली समझ सकें। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6। ठीक है, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। किंगडम्स तो मतलब आप जान रही हैं, जो राजा जिस राज्य पे राज करते थे उसे हम किंगडम के नाम से जानते हैं। किंग्स तो आप जानते हैं राजा, और अर्ली रिपब्लिक्स गणराज्य। ठीक है, अर्ली रिपब्लिक्स मतलब जो पहले के गणराज्य होते थे वो क्या है नहीं है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल सा है। इसमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम राजा का चुनाव कैसे करते थे, फिर जो राज्य होता था वो क्या है, किस तरह से राजा को बनाया जाता था, चुनने का जो प्रोसेस है कैसे होता था, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ये एक बच्चा है, वो शंकरन नाम है इसका। ये इलेक्शन डे का बात है, तो देखते हैं वो उसके मन में क्या सवाल आता है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या पूछता है। देखिए, शंकरन वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। ठीक है, शंकरन जागता है, सोया हुआ था बच्चा, वो जागता है सुबह सवेरे, वो देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं कहीं जाने के लिए रेडी हुए, तो वो जब पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। इलेक्शन डे है आज। ठीक है, इलेक्शन डे मतलब मतदान का दिन है। ठीक है, और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी या दादा दादी। ठीक है, और वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके मन में थोड़ी बहुत सवाल आती है, शंका आती है, वो पूछता है क्या सवाल है, देखते हैं। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। ठीक है, वो पहले होना चाहते थे जो कि पोलिंग बूथ में जाए। पोलिंग बूथ क्या होता है, मतदान केंद्र को कहते हैं पोलिंग बूथ। ठीक है, जहाँ पे हम अपना मत का प्रयोग करते हैं, मत डालते हैं। ठीक है, उस जगह को कहते हैं पोलिंग बूथ। तो वो पूछता है कि भाई ये इसकी क्या वजह है, वो हमें वोट डालने का वोट क्यों डालना चाहिए। ठीक है, वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वेयर दे सो एक्साइटेड। शंकरन ये पूछना चाहता था, समझना चाहता था कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके जो दादा दादी हैं, वो क्यों इतने एक्साइटेड हैं, वॉट सम वॉट इम्पेशेंटली। ठीक है, और बड़ी ही जिज्ञासा के साथ वो पूछता है कि भाई ये क्या बात है, भाई क्यों जा रहे हैं। तो उसके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर मतलब उसके जो दादा है, बताते हैं कि वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर टुडे। ठीक है, हम आज ही के दिन अपने रूलर्स को चुनते हैं, रूलर्स में शासक को चुनते हैं। ठीक है, तो ये उसके दादा बताते हैं। तो चलिए इस चैप्टर पे हम चलते हैं, और जो इसके मन में, बच्चे के मन में जो सवाल हैं, वो शायद आप सभी के मन में सवाल उठते हैं, भाई वोट क्यों डालते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें हम ईजिली समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, हाँ, तो यहाँ से हमारी चैप्टर स्टार्ट हो रही है। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। तो देखिए, हमारा यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया गया है, मैन। मैन मतलब जो पुरुष है वो कैसे रूलर बनता है। इसको थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादातर हम बहुत पुरानी मतलब समय के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो पावर है, पावर मीन्स जो शक्ति है, वो पुरुषों के हाथ में थी। ठीक है, तो इस तरह से ये रूलिंग चलता था। तो ये कैसे हुआ कि पुरुष जो है वो शासक बने और इतने पावरफुल कैसे बने। ठीक है, ये सारी ही बातें हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चूजिंग लीडर और रूलर बाई वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। कहने का मतलब ये है, करीब करीब जो पिछले 50 सालों में ये जो वोटिंग के ज़रिए, मतलब चुनाव के ज़रिए, मतदान के ज़रिए अपने रूलर्स को चुनने का जो तरीका है, आज हमारे लिए बहुत ही कॉमन लगता हो, पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? क्या हमेशा से हम इसी तरह से वोटिंग के ज़रिए अपने रूलर्स, अपने प्रशासक, शासक को चुनते आ रहे हैं? ऐसा क्या है, इस बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट। किस तरह से जो पुरुष हैं, आदमी हैं, वो किस तरह से रूलर बनते हैं, रूलर में शासक प्रशासक बनते हैं, ये एक सवाल है। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन द चैप्टर 5 वेर प्रोबेबली चूजन और बाय द जना। ठीक है, कुछ जो रूलर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे शासक प्रशासक बने, वो उनको हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, किस तरह से राजा महाराजा चुने जाते थे। चैप्टर 5 में ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। वो किस तरह से उनके जो जन है, जन मीन्स पब्लिक। ठीक है, जो हम आम जो नागरिक हैं, प्रजा जो है, वो किस तरह से अपने शासक प्रशासक को चुनते हैं। द पीपल, ठीक है, वही जना को पीपल कहा गया है, मतलब कॉमन जो पीपल है उनको जना या पीपल कहा गया। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन दैट एंड इन विच राजाज वेर चोजन। ठीक है, करीब करीब 3000 साल पहले कुछ तो ऐसा चेंजेस आया, कुछ तो ऐसा परिवर्तन आया, जिसकी वजह से हम जो है अपने शासक राजा को चुनने का अधिकार जो है हमें मिला, और किस तरह से वो हम ऐसा कर पाए। ठीक है, सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। कुछ जो लोग हैं जो कि राजा बने, प्रशासक बने, उनको बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब आहुति, या किस कह सकते हैं कि किसी तरह का बलिदान या बलि देनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से वो क्या बनते हैं, राजा महाराजा प्रशासक बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसा है, क्या है।
द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। ये इसी तरह का जो सेक्रीफाइस है, इसी तरह का जो रीति है, उसे क्या कहा गया है, नाम दिया गया है, अश्वमेध का नाम दिया गया, जिसमें क्या होता है, एक हॉर्स की सेक्रीफाइस दी जाती है, एक हॉर्स का बलिदान दिया जाता है इस पूरी रीति में। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाई राजाज मैन। एक हॉर्स को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, राजा के द्वारा आराम से खुला छोड़ दिया जाता है, और उस हॉर्स की रक्षा कौन करते हैं भाई, राजा के जो कुछ खास सिपाही, कुछ खास लोग हैं, इस घोड़े की रक्षा करते हैं। ठीक है, इफ द हॉर्सेस वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर ये जो घोड़ा छोड़ दिया गया है, ये चलते चलते यदि किसी भी दूसरे राजा के किंगडम में, दूसरे राजा के राज्य में जा पहुंचा, और उस राजा ने इस घोड़े को अगर वो उसने रोका, तो जो रोकने वाले राजा को, जिस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। समझ में नहीं आया, फिर से हम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि राजा जो भी अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसे क्या करते थे, एक घोड़े को आराम से छोड़ दिया करते थे। ठीक है, और इस घोड़े की रक्षा उसके जो कुछ खास सिपाही और खास जो सैनिक है वो किया करते थे। अब ये धीरे धीरे ये जो घोड़ा चलता 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 दूसरे किसी राज्य के राज्य में पहुंच जाता था। अगर उस राजा ने इस घोड़े को रोका, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर, ठीक है, उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, और उसने अगर इस हॉर्स को, इस घोड़े को अपने राज्य से होके गुजर देता है, जाने दिया जाए, तो इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। मतलब इसकी कहने की तात्पर्य ये है कि अगर किसी भी राज्य से अगर वो घोड़ा निकल जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो राजा है, जिसके राज्य से ये घोड़ा, अश्वमेध का घोड़ा निकल गया है, वो राजा क्या है, थोड़ा कमजोर है। ठीक है, और जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है, वो शक्तिशाली है, और उसने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है। ठीक है, विच वॉज परफॉर्म बाई, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, हाँ, उस राजा की अधीनता उसने स्वीकार कर ली है। ठीक है, और वो जो राजा है, अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो राजा है, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली, बलवान है। दीज राजाज वेयर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस, और जो राजा इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उन सभी राजाओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, विच वॉज परफॉर्म्ड बाय द स्पेशली ट्रेन्ड प्रिस्ट, जो कि एक स्पेशल जो प्रीस्ट है, स्पेशल जो ब्राह्मण है, जो इस पूजा को करने में समर्थ थे, उन्हीं को द्वारा ये जो पूरा आयोजन है वो करवाया जाता था। ठीक है, हु वॉज अवार्डेड विद गिफ्ट्स, और इन ब्राह्मणों को बहुत सारे तोहफे दिए जाते थे, गिफ्ट्स दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। जो भी राजा इस तरह के रिचुअल्स, इस तरह के जो रीति को करते थे, उनको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। एंड ऑल दोज हु कम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर देम, और बाकी जो राजा और भी बाकी लोग जो आते थे इनसे मिलने के लिए, इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने के लिए, तो राजा के लिए क्या लाया करते थे, बहुत तरह के, बहुत अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स लाते थे। गिफ्ट्स मीन्स कुछ ना कुछ भेंट लेके आते थे। ओके, तो आगे चलते हैं, चलिए। द राजा वॉज सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल। ये जो पूरी रीति रिवाज हो रही है, ये जो यज्ञ हो रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कौन है भाई, यहाँ पे राजा को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। ठीक है, राजा के लिए एक ऊंचा सा सिंहासन बनाया जाता है, जिसमें कि राजा विराजमान हो जाते हैं। ज़्यादातर ये जो राजा का जो सिंहासन है, उसमें क्या लगाया गया है भाई, टाइगर का स्किन। टाइगर बहुत ही शक्तिशाली जानवर है ना भाई, तो एक तरह से ये सिंबलाइज किया जाता है कि भाई हमारा जो राजा है, उसकी भी बहुत ज़्यादा शक्ति, वो भी बहुत शक्तिशाली राजा है। ओके, तो हिज चैरियोटर who has companion in the battlefield was witnessed his exploits, चैंटेड टेल्स ऑफ द ग्लोरी। कहने की मतलब ये है, जो उनका सारथी है, मतलब जो उनके साथ साथ वो युद्ध में जाते हैं, और भी उनके जो साथी जो उनके साथ युद्ध में जाते हैं, वो सारे राजा के नाम का गुणगान करते हैं, उनकी बड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, ये पूरे जो प्रक्रिया है इस समय। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। मतलब ये है कि उसके और जो रिलेटिव्स हैं, और कौन रिलेटिव्स हैं, और कौन रिश्तेदार हैं, जो उनकी वाइफ्स हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, और उनके जो बेटे हैं, वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रीति, ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है अश्वमेध यज्ञ का, उसमें छोटी बहुत थोड़ी थोड़ी काम उन्हें करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी उनको भी मदद करनी होती है। ठीक है, द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। जो दूसरे राजा इस यज्ञ में शामिल होने आए हैं, वो सिर्फ एज अ दर्शक शामिल होने आए, उनका और कोई ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं है। हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। उनका बस यही काम है, आराम से बैठिए और ये जो सारी प्रक्रिया है अश्वमेध यज्ञ की, वो सारी प्रक्रिया को आप देखिए, इंजॉय करिए बस। ठीक है, प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रैंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। ठीक है, प्रीस्ट जो है, हमारे जो ब्राह्मण हैं, वो क्या करते हैं, वो ढेर सारी अलग अलग तरह की रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, और जो शुद्ध जल है, ठीक है, जो मतलब सैक्रेड वाटर जो होता है, उसकी जो छिड़काव है, वो राजा के ऊपर करते हैं। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और द वैश्या ऑल्सो बॉट गिफ्ट्स। जो आम लोग हैं, वो भी राजा के लिए बहुत सारे तरह के गिफ्ट्स लाते हैं, भेंट लाते हैं। ठीक है, हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु आर रिगार्डेड एज शूद्रास और बाय द प्रीस्ट वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स।
अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्राह्मणों ने क्या बताया है भाई, अनटचेबल कहा है, उन्हें शूद्र का भी नाम दिया गया है। तो इनको सभी तरह के ये जो रीति रिवाज है इनसे दूर रखा गया है, उनको इन सभी रीति रिवाजों में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण का जो को कैटेगराइज किया गया है, उसे थोड़ा समझने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वी हैव मैनी बुक्स दैट वेयर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया। हमारे जो उत्तर भारत में है, हमारे जो बहुत सारे ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ा ना, रामायण महाभारत और वेदों के बारे में, इन सभी वेदों का जो वो लिखी गई या कंपोज की गई, वो कहाँ पे की गई भाई, ज़्यादातर हमारे उत्तर भारत में की गई, स्पेशली द एरियाज ड्रेन बाय द गंगाज एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब जिस क्षेत्र में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, उस क्षेत्र में ये सारी हमारी जो ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई। ठीक है, दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। तो ये कुछ जो किताबें हैं उनको लेटर वैदिक कहते हैं। मतलब जो हमारी, हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था भाई, हमारे 4 वेद हैं, उनमें से जो पहला वेद है उसे ऋग्वेद कहा गया है, और बाद के वेदों को क्या नाम दिया गया है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो बाद के जो वेद हैं, ऋग्वेद के बाद के वेद हैं, उसे लेटर वैदिक कहा गया है। ठीक है, क्योंकि पहला जो वेद है उसकी जो रचना है बहुत पहले हुई है ना, और जो बाद के वेद हैं उनकी रचना बहुत बाद में हुई है। तो बाद के वेदों की जो रचना के समय काल को लेटर वैदिक कहा गया है। ठीक है, बाद के वैदिक काल को में रखा गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, भाई सेम चीज़ है भाई, बिकॉज दे आर कंपोज आफ्टर अ ऋग्वेद, क्योंकि उसे ऋग्वेद के बाद बनाया गया, इसीलिए उसका उन सभी वेदों को लेटर वैदिक कहा गया है। अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 5, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत चैप्टर 5 में पढ़ा है। आपको तो इसके बारे में जानकारी चाहिए तो भाई चैप्टर 5 आप पढ़ लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है ना। दीज इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इसके अगर ऋग्वेद को छोड़ दिया जाए तो हमारे कौन कौन से वेद रहते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, एज वेल एज अदर बुक्स। ठीक है, इसी के जैसे और भी हमारे जो ग्रंथ है वो भी हैं। दीज वेयर composed by priest and described how rituals were to be performed, and they also contained rules about society। कहने का मतलब है कि इन सभी वेदों में इन सभी जो हमारी रीति रिवाज हैं उनके बारे में इसमें जानकारी है कि भाई ये सारी जो रीति रिवाज हैं इसको हम कैसे परफॉर्म करें, इसको कैसे हम मतलब ये सारी रीति रिवाज को हम कैसे यूज़ करें, या इसको हम कैसे बनाएं, या इसको कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ हैं, और किस तरह से सोसाइटी को काम करना चाहिए, ये सारी बातें भी लिखी गई है। देयर वेर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दैट टाइम। ठीक है, जिस समय ये सारी जो वेदों की रचना हुई उस समय हमारे सोसाइटी जो है ढेर सारे अलग अलग खंडों में, भागों में बटा हुआ था। किस तरह से हमारा समाज बटा हुआ है भाई, एक तो यहाँ पे प्रीस्ट हैं, दूसरे वॉरियर्स हैं, प्रीस्ट मतलब तो जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, फार्मर्स मीन्स जानते हैं किसान हैं, हर्डर्स हैं, जो क्या बोलते हैं चरवाहे हैं, ट्रेडर्स हैं मीन्स व्यापारी हैं, क्राफ्ट पर्सन्स है, लेबरर्स है, फिशर्स है, एंड फॉरेस्ट पीपल है, बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वेर रिच, इसमें से जो कुछ प्रीस्ट हैं, कुछ जो ब्राह्मण हैं, कुछ जो क्षत्रिय हैं, वो काफ़ी रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके पास धन संपत्ति है। एज वेल एज फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, यहाँ पे कुछ ऐसे भी किसान हैं, कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं, वो भी कुछ रिच हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इनके पास धन संपत्ति है। इसके अलावा जो कुछ हर्डर्स हैं, हर्डर्स मीन्स जो हमारे जो कैटल्स को चराने वाले लोग हैं, जो गडरिए हैं, वो क्राफ्ट पर्सन्स जो हैं, लेबरर्स जो हैं, फिशर फॉक्स जो हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स जो हैं, जो मतलब कि अपना जीवन यापन सिर्फ और सिर्फ शिकार से, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें इकट्ठा करके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पुअर है। पुअर मीन्स इनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है नहीं। इसीलिए प्रिस्ट ने, हमारे ब्राह्मणों ने हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को 4 वर्गों में, 4 खंडों में या 4 वर्णों में डिवाइड किया है, मतलब इन्हें विभाजित किया है, और इन्हीं वर्णों कैटेगरीज को इन्होंने क्या कहा है, वर्ण कहा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। इसी तरह से हमारे जो वर्ण हैं उन सभी वर्णों का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम है, और उन्हें ही अपने कामों को करना है। द फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण। जो सबसे पहला वर्ण है वो किनका है भाई, ब्राह्मणों का वर्ण है। ब्राह्मण्स वेयर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ठीक है, ब्राह्मणों का क्या काम है भाई, वो उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो वेदों को पढ़े और दूसरों को पढ़ाएं, उनसे इसकी नॉलेज शेयर करें। ठीक है, ये माना जाता था। ठीक है, और इसी तरह से उसी तरह से जो दूसरा है सैक्रिफाइस देना, मतलब कि किसी तरह का ये जो अनुष्ठान है, किसी तरह का ये जो पूरा रीति रिवाज है, ये सारे को ऑर्गेनाइज करना, और जो दूसरे वर्णों से उन्हें इसके बदले क्या मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेगा। गिफ्ट्स मीन्स जो भेंट मिलेगी। जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्ण है हमारे वेदों के हिसाब से वो कौन से हैं भाई, रूलर्स है। रूलर्स मीन्स शासक, प्रशासक हैं, और इन्हें क्षत्रिय कहा गया। क्या कहा गया भाई, क्षत्रिय। और इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, इनसे इन्हें क्या काम दी गई है भाई, हमारे वर्ण सिस्टम के हिसाब से इनसे ये समझा जाता था कि इनको क्या करनी है, अपने राज्य के लोगों की रक्षा करनी है, और साथ ही साथ युद्ध लड़ने हैं।
ठीक है। जो तीसरा हमारा वर्ण है वो कौन है भाई? विश्य, या इसे वैश्य भी कहा गया है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो वैश्य हैं ये कौन कौन है भाई? हमारे फार्मर्स हैं। फार्मर्स मीन्स जो किसान हैं, हर्डर्स हैं, जो गाय मवेशी बैलों को रखते हैं, उनको हर्डर्स कहा गया है। और ट्रेडर्स भी इसी कैटेगरी में आता है, ट्रेडर्स भी इसी टाइप में आता है। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी जो है। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, और साथ ही साथ जो वैश्य हैं और जो क्षत्रिय हैं ये दोनों ही क्या कर सकते हैं? ये इन सभी रीति रिवाजों को, जो ब्राह्मणों के द्वारा जो रीति रिवाज हैं वो सारों को मान सकता है, कर सकता है। पर जो हमारा जो फोर्थ सेक्शन है, ग्रुप जो है, वो कौन है? हमारा जो फोर्थ सेक्शन है वो शूद्रों का ग्रुप है, जिसे अनटचेबल भी कहा गया था, है ना। थर्ड ग्रुप है, और इन्हें किसी भी तरह का ये जो रीति रिवाज है ये करने की इजाज़त नहीं है, इस करने की मनाही है पूरी तरह से। अदर वुमेन्स वेर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, वुमेन्स को भी शूद्रों की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण्स की वुमेन हो, चाहे वो क्षत्रिय या वैश्य की वुमेन क्यों ना हो, उन सभी वुमेन्स को शूद्रों की श्रेणी में रखा जाता था, और उन्हें भी किसी तरह का कोई भी सैक्रिफाइसेस, किसी भी तरह का रीति रिवाजों को करने का अधिकार ना के बराबर है। ठीक है, बोथ वुमेन्स एंड शूद्रास वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, इसी तरह से जो औरतें हैं, जो शूद्र हैं, इनको किसी भी तरह के वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी भी तरह के रिचुअल्स, किसी भी तरह से रीति रिवाज को करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है ना। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वेर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और इन सभी ग्रुप्स को कैसे डिसाइड करेंगे भाई? हम उनके बर्थ के हिसाब से, मतलब उनके जन्म के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे ये हम समझ लेते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, उसी तरह से राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, उसी तरह वैश्य या शूद्र के पुत्र ही वैश्य या शूद्र बनेंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ही बोलता है, इफ़ वंस फादर एंड मदर वेयर ब्राह्मण्स वंस वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, मतलब कि अगर आपके माता पिता ब्राह्मण है तो आप भी ब्राह्मण हैं। ठीक है, और लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल्स, बाद में कुछ जो कैटेगरीज हैं उनको ब्राह्मणों ने ही अनटचेबल्स का कैटेगरी में डाल दिया, मतलब कि इनको साथ छुआछूत, मतलब इनको छूना नहीं। अनटचेबल्स मतलब इनके साथ किसी भी तरह का कोई भी संज्ञान लेना नहीं है, कोई लेन देन नहीं रखना है, इस तरह से। दीज इंक्लूडेड सब क्राफ्ट पर्सन, इसमें कुछ जो है क्राफ्ट पर्सन भी हैं, ठीक है, कुछ हंटर्स भी हैं, गैदरर्स भी हैं, और वे सारे लोग भी हैं जो कि इंसान के मरने के बाद उनको जलाने का काम करते हैं, उनके क्रिमेशन, क्रिमेशन मीन्स उनके जलाने की, अंतिम यात्रा की, विदाई की जो काम करते हैं, उनको भी अनटचेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, द प्रीस्ट सेड दैट द कंटैक्ट विद दीज पीपल वेयर्स पॉल्यूटिंग, मतलब ब्राह्मणों के हिसाब से उनका ये मानना था, ये कहना है कि अगर हम किसी भी तरह का कोई भी लेन देन अगर इनसे रखते हैं, इनसे मीन्स किससे? शूद्रों के साथ अगर किसी भी तरह का लेन देन रखते हैं तो उससे हमारा क्या होगा? पॉल्यूटिंग होगा, हमारा जो समाज है वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, इनका ये मानना था भाई। मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना, ठीक है, हमारे ही समाज के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम है, वर्ण सिस्टम जो है, इसको पूरी तरह से नकार दिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, सम किंग्स थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, बहुत सारे राजा महाराजा का ये भी मानना है कि भाई वो जो है ब्राह्मणों से ऊंचे हैं। ठीक है, अदर फेल्ट दैट द बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस टू फॉर डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि भाई जन्म के आधार में किसी को भी किसी वर्ण में डालना ये तो सही नहीं है भाई। ठीक है, ये तो पूरी तरह से गलत है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत सारे लोगों का मानना है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है आगे चलते हैं। ऑल्सो देयर वेर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज इन नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वेयर नॉट वेरी शार्प एंड देयर आर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट वाज लिमिटेड। हमारा देश जानते हैं ना बहुत बड़ा है, तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ब्राह्मणों का जो दबदबा है वो कम है, तो इन सभी जगहों में ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण सिस्टम है इनका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब जनपद हम समझते हैं, जो जनपद क्या है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। ठीक है, द राजाज हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइसेस वाज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपद रादर देन राजनस। ठीक है, जो सारे राजा इस तरह के बड़े रिचुअल्स करते थे, इस तरह के बड़े रीति रिवाज करते थे, अश्वमेध जैसा यज्ञ करते थे, एक्चुअली इसका कहने का मतलब है अश्वमेध जैसे जो यज्ञ करते थे उन्हें क्या कहा गया है भाई? राजा कहा गया, जो जनपद के राजा। ठीक है, और ये जनपद नाम कैसे पड़ा? जहाँ पे बहुत सारे लोग रहें उस शहर को हम क्या कहेंगे भाई? जनपद कहेंगे, जन जहाँ रह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से ये नाम पड़ा था। वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन, मतलब कि ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र जो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहें, ठीक है, उसे ही जनपद नाम दिया गया। सम इंपॉर्टेंट जनपद आर शोन इन मैप 4 पेज 57। ठीक है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जनपद हैं उनको हम मैप 4 में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास। ठीक है, हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने बहुत सारे इस तरह के जनपदों को ढूंढ निकाला है जिससे कि हमें बहुत सारी बातें पता चलें। जैसे कि हमारा पुराना किला जो है दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के आसपास है। मेरठ कहाँ पे है भाई? मेरठ यूपी में है ना। एंड अत्रजिंग खरे, ठीक है, नियर इटा। ठीक है, द लास्ट टू वेयर इन उत्तर प्रदेश। ये जो पहला दोनों हमने पढ़ा ना वो कहाँ पे? यूपी में है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं, उनसे ये बातें हमें पता चलती है कि भाई हम ये यहाँ पे लोग कैसे घरों में रहते होंगे, तो हर्ट्स में रहते होंगे। हर्ट्स मीन्स झोपड़ियों में रहते होंगे। दे
एंड केप कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, ठीक है। इसके अलावा उनके बहुत सारे जानवरों को वो पालतू रखे हुए होंगे, ठीक है। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप, इसके अलावा वो बहुत तरह के फसलों को भी उगाते होंगे, जिसमें कि राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर कैन, सेसमी एंड मस्टर्ड हैं, ठीक है। इसका आप जो हिंदी में जो राइस को कहते हैं वो सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, तो मैं फिलहाल इसको नहीं ट्रांसलेट करता हूँ। तो ये सारे फसल वो उगाते होंगे, ठीक ठीक से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, देखिए दे मेड अर्थ एंड पॉट्स, इसके अलावा वो क्या बनाते होंगे, पॉट्स बनाते होंगे। अर्थ एंड पॉट मतलब मिट्टी के बड़े बड़े घड़े बनाते होंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा ना कि भाई चीज़ों को इकट्ठा करके रखने के लिए वो बड़े बड़े मिट्टी के घड़े बनाते हैं ना, इसके फिगर भी हमने प्रीवियस के किसी चैप्टर में देखा था, ठीक है। तो सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर, इसमें से कुछ जो हैं ग्रे कलर के भी पॉट मिले हैं। अदर वेयर रेड, इसमें से कुछ जो पॉट्स हैं वो रेड कलर के हैं। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, इसमें से एक बहुत ही खास तरह का पॉट मिला है, बहुत ही खास तरह का घड़ा मिला है, जिसे क्या नाम दिया गया भाई, पेंटेड ग्रेवेयर कहा गया है। क्यों कहा गया है, एज द ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दीज ग्रे पॉट्स हैज पेंटेड डिजाइन, ठीक है। मतलब इसमें जो डिजाइंस है वो ग्रे कलर के डिजाइंस में पेंटिंग की गई है, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। इस पॉट में क्या है, अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिकल डिजाइंस बनाई गई हैं, इसी कारण से इसे थोड़ी अलग दिखती हैं दूसरे पॉट से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई जनपद तो हम समझ लिए, भाई महाजनपद क्या है वो देखते हैं। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 वर्ष पूर्व की बात है, पहले की बात है। सम जनपद हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, कुछ जो जनपद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए दूसरे जनपदों से, ठीक है। ऐसे ही जनपदों को क्या नाम दिया गया भाई, महाजनपद नाम किया है। जैसे कि सपोज हमारे पूरे भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं ना भाई, कितने स्टेट्स आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। उसमें से कुछ जो स्टेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं ना भाई। कौन कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो कौन है भाई, दिल्ली है, न्यू दिल्ली जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है हमारा कलकत्ता है, तीसरा जो है हमारा चेन्नई है, और फोर्थ जो है वो हमारा मुंबई है। पर इसमें से भी अगर इंपॉर्टेंट बोल दिया जाए भाई इसमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट सिटी है, तो न्यू दिल्ली बोलेंगे, क्योंकि भाई वो हमारी क्या है, कैपिटल है। तो वो इसी तरह से महाजनपद जो हो गए सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल बोल सकते हैं, या इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, प्लेस होगा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सम ऑफ दीज आर शोन इन मैप 4, ठीक है। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है और जो जनपद है उनके बारे में यहाँ पे मैप में दर्शाया गया, वो देख लीजिए आप भाई। सम ऑफ दीज आर शोन इन मैप, ठीक है। मोस्ट जनपद हैड कैपिटल सिटी, जो जनपद है महाजनपद है वो क्या है, कैपिटल सिटी है, और जो जनपद है वो नॉर्मली जो है इंपॉर्टेंट सिटीज है। मेनी ऑफ दीज वेर फोर्टिफाइड, ज़्यादातर जो महाजनपद है उसके आसपास क्या है, फोर्टिफिकेशन हो गया, फोर्टिफाइड हो गया, मतलब यहाँ पे ऊंचे ऊंचे दीवार किले बना दिए गए हैं। किले क्यों बनाते हैं भाई, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन्स वेर बिल्ड अराउंड है, मतलब कि ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार बना दिए जाते हैं, ब्रिक का, वुड का, स्टोन का दीवार बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं ना, गांधारा जो है वो महाजनपद है, उसी तरह अवंती जो है महाजनपद है, कोशाला महाजनपद है, अंग जो है महाजनपद है, मगध जो है महाजनपद है। उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से हैं भाई, इंदस के आसपास जो सिटीज़ हैं, या हस्तिनापुर जो सिटी है उसे जनपद कहेंगे, जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है वो महाजनपद सॉरी जनपद है, और जो बड़े अक्षरों में लिखा गया है वो महाजनपद होगा, ओके। तो इस मैप को थोड़ा आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, अगर कोई भी इसके अलावा सवाल आते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जरूर जवाब देंगे, ओके। चलते हैं आगे, चलिए। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. इतनी ऊंची ऊंची जो किले, इतनी ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं वो क्यों बनाई जाती हैं भाई, क्योंकि इन सभी राजाओं को तो ये डर है ना कि भाई कोई दूसरा राज्य से राजा जो है अटैक कर देगा, इसलिए ऊंची ऊंची दीवारें बना दे ताकि उनको प्रॉपर समय मिले कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को बचा सके। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटीज। ये भी दर्शाना वो चाहते थे कि वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो अपने राज्य या जनपद के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे, इंप्रेसिव वॉल्स बना देते थे, सुंदर सुंदर दीवारें बना देते थे सिटी के आसपास, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। और ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है कि जो घेरे के अंदर, जो फोर्ट के अंदर, जो किले के अंदर के जो लोग हैं, इन सभी लोगों के ऊपर कंट्रोल अच्छे से रखा जा सके, मतलब इनको कंट्रोल अच्छे से करने के लिए भी शायद ये फोर्ट्स किए जाते होंगे, ओके। फिर इसके बारे में, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। ये जो ऊंची ऊंची दीवारों को बनाने में आपको प्लानिंग तो बहुत अच्छी करनी होगी ना। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। इसी तरह से हजारों लाखों जो है ब्रिक्स बनाने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी तो इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनेंगी। दिस इन टर्न मेंट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड प्रोबेबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। इन सभी दीवारों को बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर, मजदूरों की भी आवश्यकता होगी, वुमेन्स के बच्चों की आवश्यकता होगी, तभी तो इतनी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची दीवारें बनेंगी। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, रिसोर्सेज मतलब धन संपत्ति भी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेंगे, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। जो नए नए राजाज बने वो लोग क्या है, बड़ी बड़ी उनके पास सेना होने लगी, ठीक है। सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। सेना को वो रेगुलर सैलरीज देने लगे, मतलब उनको रेगुलर तनख्वाह देने लगे, और उनकी जो भरण पोषण है वो साल भर करते थे। सम पेमेंट्स वेर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ये जो राजा है अपने सैनिकों को, सेना
को 5 मार्क पॉइंट्स भी देते थे, कॉइंस मींस सिक्के देते थे। यू विल, अच्छा इसके बारे में हम चैप्टर 9 में विस्तार से पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। टैक्सेस, अच्छा राजाएं टैक्सेस भी लेते थे, कर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वो कर क्यों लेते थे भाई, वो भी समझने का प्रयास करते हैं। एज द रूलर ऑफ द महाजनपदास वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। क्योंकि महाजनपद के जो रूलर हैं, जो राजा हैं, उनको ऊंची ऊंची दीवारें बनानी थी, ठीक है, बड़े बड़े आर्मीज को मेंटेन करना था, सोल्जर्स को मेंटेन करना था, और इन सभी चीज़ों के लिए उनको तो धन संपत्ति चाहिए। और ये धन संपत्ति कहाँ से मिलेगी भाई, वो अपने प्रजा से वो कर वसूलते थे, पैसे लेते थे उनसे कुछ ना कुछ। आजकल भी हम तो टैक्सेस देते हैं ना गवर्नमेंट को, और इसी टैक्सेस से तो स्कूल, कॉलेजेस, सड़कें, बिजली, ये सारी चीज़ें हमारे घरों तक आती हैं। इसके अलावा भी राजा अपने जो ऑफिसर्स हैं, अपने जो मंत्री हैं, उनको भी तो मेहनताना देते होंगे, मतलब पैसे वैसे देते होंगे, धन संपत्ति देते होंगे। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स बॉट बाय द पीपल एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। जिस तरह जो जनपद के जो राजा हैं वो क्या लेते थे, जो रिचुअल्स करते थे, जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, उस समय वो सारे राजा के लिए गिफ्ट्स लाते हैं ना, उसके बजाय महाजनपद के जो राजा हैं वो क्या लेने लगे, टैक्सेस लेने लगे, ठीक है। जिससे कि इनको क्या मिला है कि भाई एक रेगुलर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, और इनसे वो सारी जो काम है, जैसे कि इतने बड़े आर्मी को सैलरी देना, और साथ ही साथ जो इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज दीवार हैं उनको मेंटेन करना, इन सभी खर्चों को वो मेंटेन कर सकते थे, ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो टैक्सेस हैं वो कैसे ली जाती थी और ये कौन देते थे, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, चलिए, ठीक है। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर मोर इंपॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण टैक्स है वो कहाँ, किससे आता था भाई, हमारा जो अनाज जो किसान उगाते थे उन पर भी टैक्स लगता था। क्या टैक्स लगता है भाई, दिस वॉज बिकॉज मोर पीपल वेर फार्मर, ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या है भाई, किसान है। दिस वॉज फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस, मतलब जो भी आप उगाएंगे उसका 1/6 हिस्सा, मतलब अगर उसको 6 भागों में बांटेंगे तो 1 भाग आपको राजा को एज ए टैक्स देना पड़ेगा, एज ए कर देना पड़ेगा, ठीक है। और जो 5 भाग है वो आप रख लो। दिस वॉज नोन एज भाग और अ शेयर, इसे ही भाग या शेयर कहते हैं, ठीक है। मतलब 1 भाग राजा को कर के रूप में दे देना है और 5 भाग जो है किसान अपने पास रखेगा। देयर वेर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, इसके अलावा जो कारीगर हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाई जाती थी। देयर दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, मतलब कि लेबर के हिसाब से, मतलब जो भी आप काम करेंगे राजा के लिए भी आपको काम कर देना पड़ेगा। इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मतलब कोई कुम्हार है या कोई ब्लैक स्मिथ मीन्स जो लोहे का काम करता है वो है, ठीक है। तो इसको महीने में कुछ हफ्तों या कुछ हफ्ते या कुछ दिन जो है तो वो राजा के लिए काम कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना कर चुका सकते हैं, ठीक है। हर्डर्स वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, जो हर्डर्स हैं, जो जानवरों को चराते हैं, उनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा को टैक्स दें। किस तरह से भाई, ये तो टैक्स देंगे, या तो वो एनिमल्स राजा को दे दें, मतलब एज ए कर के रूप में मतलब दे दें, या तो वो क्या दे दें, एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे गाय का जो दूध है वो दे सकते हैं, या और भी कुछ चीज़ें वो दे सकते हैं, ओके। तो इस तरह से टैक्सेस वसूली जाती थी। देयर वेर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, ठीक है। मतलब जो व्यापारी व्यापार करते हैं, जो चीज़ें उगाई जाती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर भी टैक्सेस वसूली जाती थी। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, मतलब जो भी जंगलों में कुछ भी चीज़ें होती थी उन सभी चीज़ों में से कुछ चीज़ें जो है राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए जंगलों में क्या हो सकता है भाई, जो फ्रूट्स हैं वो होते हैं, या तो मधु होता है, मधु जैसे जानते हैं ना, हनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो टैक्स के रूप में राजा को कर के रूप में जमा करके आते थे, मतलब कुछ हिस्सा, ठीक है, वो देते थे। आगे चलते हैं भाई, चलिए। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, अच्छा किसानी में, एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आया वो देखते हैं। देयर आर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, इस समय जो है एग्रीकल्चर में, किसानों में, किसानी में 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। वन वाज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स, ठीक है। आयरन के प्लग शेयर्स यूज करना स्टार्ट किया लोगों ने। आयरन प्लग शेयर्स क्या होता है भाई, जो हल होता है ना, दिस मीन दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन व्हाट इज वुडन प्लग शेयर, मतलब पहले लकड़ी के प्लग शेयर यूज कर रहे थे ना, लकड़ी के हल यूज कर रहे थे, अब आयरन से बने हुए प्लग शेयर्स या आयरन जो लोहे के हल यूज करना स्टार्ट किया गया। तो इससे क्या हो गया कि भाई मिट्टी और अच्छे से उखड़ती थी, और इसमें बीज हम जब डालते थे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होता था, ठीक है, बेटर होता था। सो दैट मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस, इससे क्या होने लगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस होने लगा, ज्यादा से ज्यादा उपज होने लगी। सेकंड, जो दूसरा महत्वपूर्ण चेंजेस क्या आया, people began transplanting paddy. These mean that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, samplings were grown and then planted in the field. मतलब क्या होता था, पहले हम बीजों को छिड़कते थे मिट्टी में और वो उगता था। इसमें प्रोडक्शन क्या होता था, कुछ जो बीज हैं वो चिड़िया चुग लेती थी, या तो उसमें कीड़ा लग जाता था, ऐसा कुछ होता था। लेकिन पहले क्या किया जाता था कि कुछ जो बीज को है एक ही जगह में, एक ही एरिया में उगाए जाते थे, उसमें से सब जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे, तो उन पौधों को वहाँ से निकाल के फिर दूसरे खेतों में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता था, दूसरे खेतों में लगाया जाता था, उगाया जाता था। इससे क्या होता था कि प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, हमारी जो अनाज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर दी। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स अच्छे तरह से ग्रो होने लगे। इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, कह सकते हैं। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन्स, दासास और दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, कामकार्स हैड टू डू दिस वर्क।
ज़्यादातर ये जो खेती का काम जो है वो दास दासियों के द्वारा करवाया जाता था, ठीक है, या तो लैंडलेस एग्रीकल्चर, जिनके पास खेत नहीं हुआ करती तो उन लोगों के द्वारा करवाया जाता था ये सारे जो खेती के काम है, ठीक है। अ क्लोजर लुक, ठीक है, मगध के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, इससे आपको जनपद महाजनपद में जो समाज है, जो सोसाइटी वो कैसे काम करती थी, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी, ठीक है। मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल या मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, करीब करीब 200 साल तक हमारा जो मगध है वो काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण जो है महाजनपद बना रहा। मेनी रिवर सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू द मगध, ये जो मगध जनपद है इसमें से बहुत ही बड़ी बड़ी नदियां जो हैं इससे गुजरती थी। कौन कौन सी नदियां हैं भाई? गंगा रिवर और सोन रिवर जो है, जो आज का जो बिहार है, ठीक है, उसी में से ये जो सोन और गंगा रिवर बहती है ना, तो वहां से गुजरती थी। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग लैंड फर्टाइल, पार्ट्स ऑफ मगध वेयर फॉरेस्टेड, ठीक है। इसीलिए मगध का जो भूमि है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं और इस नदियों का यूज़ हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए। वाटर की सप्लाई होती थी, वाटर से सप्लाई मतलब कि इस वाटर का हम एज ए खेती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस वाटर का हम दूसरे प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ की जो भूमि है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल मीन्स बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। मगध वेयर, और ज़्यादातर मगध का जो एरिया वो फॉरेस्टेड था। फॉरेस्टेड मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी, यहाँ के जंगलों में जो हाथी जो रहते हैं उनको पकड़कर इनको ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे कि ये आर्मी में काम कर सके, ठीक है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स, इन्हीं जंगलों से बहुत सारी लकड़ियां मिल भी जाती थी। इन्हीं लकड़ियों से वो ऊंचे बड़े बड़े घर महल बनाते थे, कार्ट्स बनाते थे। कार्ट्स मीन्स जो रथ होते हैं वो सब बनाते थे, चैरियट्स बनाते थे, ठीक है। Beside these were iron ore mines in these region that would be tapped for making strong tools and weapons. इसके अलावा भी मगध के राज्य के आसपास ही बहुत सारे जो लोहे के खदान है, जहाँ आयरन ओर होता है ना, आयरन ओर रॉ मटेरियल है जिससे कि आयरन बनाया जाता है, यहाँ से आयरन ओर भी मिल जाता था और इसी आयरन ओर से आयरन मिलती थी जिससे कि स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे, मतलब हथियार बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, ठीक है, जिससे किसानी भी होती थी और सेना के लिए हथियार भी बनाए जाते थे, ठीक है। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, ठीक है, मगध में जो है दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए, ठीक है, राजा हुए। वो कौन कौन से थे भाई? एक तो बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, who used all possible mean to conquer other जनपदस, ठीक है। इन दोनों राजाओं बहुत ही पावरफुल थे और बहुत सारे अलग अलग जनपद को उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, उनको कॉन्क्वर कर लिया, एक तरह से उनको एक तरह से जीत ली। महापद्मा नंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, इसके अलावा भी जो है महापद्मानंद जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए इस मगध राज्य के ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो है महापद्मानंद जो है इन्होंने अपने नॉर्थ वेस्ट एरिया में, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि जो उत्तर पश्चिम जो एरिया है उधर भी अपना शासन फैलाया। He extended his control. राजगीर, प्रेजेंट डे राजगीर इन द बिहार वॉज कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। आज का जो बिहार का एक क्षेत्र है जिसे राजगीर के नाम से भी जानते हैं, वो मगध महाजनपद का क्या हुआ करता था? कैपिटल हुआ करता था। जैसे कि हमारे भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है ना, उसी तरह उस समय जो मगध महाजनपद का जो कैपिटल है वो कौन था भाई? कौन था? राजगीर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। आज का जो पटना है बाद में मगध का कैपिटल किसे बना दिया जाता है भाई? पाटलिपुत्र को बना दिया जाता है। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन द मैसिडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्वरर, ठीक है। आज से करीब करीब 2300 साल पहले मैसिडोनिया का जो शासक हुआ करता था अलेक्जेंडर, उसको इच्छा हुई भाई पूरे विश्व को वो जीत लेगा और उसने बहुत बार आक्रमण भी किया भाई हमारे देश में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जीत सके। बट डिड कॉन्क्वर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड कम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो यूरोप से हमारे देश की तरफ आया तो उसने बहुत सारे एरिया को तो जीता और धीरे धीरे जब भारत में वो पहुंचा, ब्यास नदी के किनारे में आके वो रुक गया, ठीक है। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जैसे ही वो और आगे भारत की तरफ आना चाहता था, उसके जो सोल्जर्स हैं, उसके जो सैनिक हैं, उन्होंने जाने से एकदम मना कर दिया कि भाई हम भारत में और आगे नहीं जाएंगे। दे वर स्केयर्ड, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। उनको ये अफवाह फैलाई गई थी कि भारत में जो रूलर्स हैं, भारत के जो शासक हैं, उनके पास बहुत बड़ी सेना है जिनमें कि पैदल सैनिक है, यहाँ पे रथ हैं और साथ ही साथ बहुत सारे इनके पास क्या है? हाथियों भी हैं और इनकी सेना बहुत स्ट्रांग है। अगर इनके साथ युद्ध करेंगे तो श्योर उनकी से युद्ध हम हार जाएंगे, ठीक है। तो इस डर से वो आगे नहीं आना चाहते थे। इसके साथ ही साथ हम दूसरा जो महाजनपद है, वज्जी महाजनपद है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। वज्जी को भी हमने मैप में देखा ना। तो वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली विहार वाज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संगा। जिस समय मगध एक पावरफुल किंगडम हुआ करता था, उसी तरह से वज्जी भी एक बहुत ही पावरफुल किंगडम हुआ करता था। वो किसका कैपिटल था भाई? वैशाली। आज का जो विहार है उसी के क्षेत्र में वैशाली जो पड़ता है एरिया, उसका कैपिटल हुआ करता था वज्जी, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह का गवर्नमेंट चलता था, किस तरह का मतलब पूरी राज्य व्यवस्था चलती थी,
थी वो है संघ सिस्टम चलता था। यहाँ संघ सिस्टम क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, गना मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, मतलब अलग अलग जो मेंबर्स के ग्रुप हैं वो इसको चलाते थे, एसोसिएशन ग्रुप जो है वो चलाता था। जैसे कि होता है ना, राजा के कुछ मददगार होते हैं या कुछ जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स क्या करते हैं, पूरे राज्य को चलाते हैं। इस तरह से ये वज्जी किंगडम चलता था, ठीक है। इन गना और संगा देर वेर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, मतलब ये जो वज्जी किंगडम है एक रूलर नहीं था, ढेर सारे रूलर्स थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर, इसी तरह से एक साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो रूल किया करते थे यहाँ पे। ईच वन वॉज नोन एज राजा, हर एक को राजा कहा जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, ये सभी राजा जो हैं, ये सारी जो रीति रिवाज है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ करना या और भी कोई रीति रिवाज यज्ञ, साथ ही मिलकर करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, ये सारे जो राजा हैं एक साथ एक जगह इकट्ठा होते थे और यह डिसाइड करते थे, ये वो निश्चय करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है, एक साथ मिलकर करते थे, डिस्कशन और डिबेट के जरिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ विचार करते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, ठीक है। For example, if they were attacked by an army, they met to discuss what should be done to meet the threat. मतलब अगर मान लीजिए किसी ने आक्रमण कर दिया राज्य के ऊपर, तो क्या करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन भी ये एक साथ मिलकर करते थे। However, women, दासास एंड कामकार्स would not participate in these assemblies, पर इन सभी जो असेंबलीज या ये जो सभी जो सभाएं होती थी, इन सभी सभाओं में वुमेन का आना, वुमेन मीन्स औरतों का आना, दासों का आना या कामकार का आना एकदम पूरी तरह से वर्जित था, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आ सकते थे, ठीक है। Both the Buddha and Mahavir, about whom you read in chapter 7, belong to Ganas और संगास। इसके अलावा जो बुद्धों के बारे में या महावीर के बारे में जो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में, वो किससे बिलोंग करते थे, किससे उनका नाता था, इन्हीं गणों से, संघों से इनका नाता था। Some of the most vivid description of the life in the संघास can be found in the Buddhist book। इसके अलावा भी अगर आपको संघ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ सकते हैं, बुद्धों के जो ग्रंथ हैं, बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है वो पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम फिलहाल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो यहाँ पे अजातशत्रु और वज्जी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्वर द संघास, ठीक है। जो बड़े बड़े राज्य जो होते थे, उनके जो राजा होते थे, वो क्या चाहते थे कि भाई किसी ना किसी तरह से ये जो इस तरह के जो किंगडम्स है जहाँ पे संघ सिस्टम से काम चलता है, इनको वो कॉन्क्वर कर लें, इनको वो जीत ले। नेवरलेस दे लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, पर फिर भी ये जो संघ सिस्टम का जो गवर्नमेंट है ये बहुत समय तक इसी तरह से चलता रहा। टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो, करीब करीब आज से 1500 साल पूर्व तक ये जो संघ सिस्टम है ये चलता रहा। व्हेन द लास्ट ऑफ द गनास और संघास वेयर कॉन्क्वर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स, जबकि हमारे जो गुप्ता रूलर्स आए तब तक ये संघ सिस्टम चलता रहा। बाद में इन्हीं संघ सिस्टम को हरा कर, इनको जीत कर गुप्ता रूल जो है पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में स्थापित हुई। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए बस चैप्टर में और कुछ है नहीं, देखिए यहीं पर आपकी चैप्टर जो है फिनिश हो जाती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, ट्रू फॉल्स कोई क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके क्वेश्चंस है जो कि स्मॉल एंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको सवाल में अटकते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करिए, अगर हो सके तो हम इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे, ओके। तब तक के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। इसके बाद जो हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 7 पढ़ेंगे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखिए, ठीक है ना, जिससे क्या हो कि मैं जब भी चैप्टर का जो भी जो क्वेश्चंस हैं या जो भी वीडियो से अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं।